नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं शिवेंदु कुमार आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत करता हूं। और आज फ्रेंड्स डे की आप लोगों को हार्दिक बधाई। आज ज्ञान बाग में हम लोग का जो टॉपिक है वह है उत्सर्जन पाठ का लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है, उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं? सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप पचे हुए भोज्य पदार्थ अपशेष के रूप में अवशोषित व कर ले जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक और विषाक्त होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है और हार्मफुल है, जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, जैसे CO2, पसीना, मूत्र इत्यादि उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। दूसरा, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ व शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग विकक है। मानव मूत्र में अवयवों का प्रतिशत क्या है? मानव मूत्र में साधारणतः अवयवों का प्रतिशत क्या है? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहता है। मनुष्य के 24 घंटे के 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार में जल 96% एवं ठोस 4% होता है। यूरिया की समानता मात्रा 100 मिलीलीटर होती है। रक्त में 30 मिलीग्राम है। प्रतिदिन करीबन 1.5 से 2 ग्राम यूरिया अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन एक छन्ना का काम करता है, छन्ना के रूप में काम रहता है, जो छन्ना के रूप में काम करता है। अविवाहित धमनियां जिसका व्यास धमनिका से अधिक होती है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल तथा ग्लूकोज, लवण इत्यादि ग्लोमेरुल्स में लाती है। ये पदार्थ बुमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर नलिका से चले जाते हैं। अब बाह्य धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुल से दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट की भित्ति के लिए अपराग्म होते हैं। इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कहते हैं। विकक की महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। विकक द्वारा मूत्र निर्गत या उत्सर्जन की क्रिया 3 प्रमुख चरणों में होती है: ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर प्रोसेसन और ट्यूबुलर स्रवण। छठा, पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। इसमें उत्सर्जन के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया में CO2 बाहर होगा। श्वसन क्रिया से CO2 गैस एवं प्रकाशन क्रिया से ऑक्सीजन गैस विषम क्रिया द्वारा पत्तियों से निष्कासित होते हैं। बहुत से पौधों में कार्बनिक अपशिष्ट एवं उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, जो कि मृत कोशिकाओं में संचित रहते हैं। पौधे छाल के रूप में भी उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं। पौधे में उपापचयी क्रियाओं के दौरान टेनिन, रेजिन, गोन आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल लैटेक्स के रूप में संचित रहता है। अब आगे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र के विषय में संक्षेप में लिखें। मनुष्य में एक जोड़ा विकक होता है, जो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। एक जोड़ा विकक रहता है, जिसमें 2 हुआ। इसमें जब विकक शरीर पाठ हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ का विकक थोड़ा ऊपर रहता है और एक तरफ का विकक कम रहता है। विकक में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी मनुष्य का एक विकक अगर खराब हो जाए तो क्या हुआ,
और जो कार्य है उसका कैसे होगा। तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा था कि जो एक बचा हुआ विकक है वही उसके दोनों विकक के बदले एक ही विकक उसका कार्य करेंगे। प्रत्येक विकक हाइलम एवं मूत्र वाहिनी निकलती है। प्रत्येक मूत्र वाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलते हैं। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैलीनुमा रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होते हैं। मूत्राशय के पिछले भाग में एक नली जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं निकलती है। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। अगला क्वेश्चन है, विकक में असंख्य छोटी छोटी नलिकाएं होती है, ये क्या है, इसकी रचना क्या है। विकक में अनेक छोटी छोटी युक्तियां नलिकाएं होती हैं जिनको विक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यही वह सूक्ष्म उत्सर्जी इकाई है जिससे मूत्र निर्माण होता है। नेफ्रॉन का अग्र सिरा प्लाज्मा होता है जिसमें बोमैन संपुट कहते हैं। इसमें कोशिका का स्थित होता है। नेफ्रॉन का दूसरा सिरा मूत्र वाहिनी में खुलता है। दोनों सिरों के बीच की नलिका कुंडित होती है और रुधिर कोशिकाओं के घने जाल में आच्छादित रहता है। डायलिसिस सिद्धांत क्या है। कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति न होने या अन्य कारणों से विकक क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर उत्सर्जित पदार्थ को छानने तथा जल एवं लवणों को उचित मात्रा में संतुलन के लिए कृत्रिम विकक का व्यवहार करते हैं, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। अपोहन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त उपस्थित पदार्थ के छोटे अणु छान लिए जाते हैं परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं छान पाते हैं, वही क्या है, और अपोहन या डायलिसिस कहलाते हैं। डायलिसिस का नियम क्या है। डायलिसिस में सेलुलोज की नलिका विलयन की टंकी से जुड़ जाती है। जब रुधिर प्रवाहित होती है तो अशुद्धि टंकी में आते हैं। स्वच्छ रुधिर रोगी के शरीर में पुनः प्रविष्ट कर दिया जाता है और मतलब कि जो गंदगी है उसको अलग कर दिया जाता है और जो शुद्ध चीज़ है उसको रोगी के शरीर में फिर से वापस कर दिया जाता है। यही क्या है, डायलिसिस का नियम है। मूत्र बनने की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। मूत्र बनने की मात्रा इस पर नियंत्रित की जा सकती है कि जल की मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे। जल को बाहर निकलने वाली मात्रा इस आधार पर निर्भर करती है कि उसे कितना विलय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है। अतिरिक्त जल का विकक पुनर्वासन कर लिया जाता है और उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाता है। अगर शरीर से सारा जल मूत्र मार्ग के रास्ते से अगर बाहर चला जाएगा तो हम लोग का शरीर बीमार हो जाएगा, जिससे कि और बीमारियां हो सकती है। तो जितना हम लोग शरीर में चाहिए उतना छोड़ने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वही मूत्र मार्ग से बाहर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम का कार्य लिखें। तो नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण। मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन और इसका प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन का कार्य द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास। प्रोजेस्टेरोन का कार्य है भ्रूण के विकास में सहायक और भ्रूण के पोषण में सहायक। अगला क्वेश्चन है आपका, फुसफुस में कुपिकाओं की तथा विकक में विककाणु नेफ्रॉन की रचना क्रिया विधि की तुलना कीजिए। फुसफुस में कुपिकाओं तथा विकक में नेफ्रॉन में रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है। फुसफुस में गैसों का आदान प्रदान होता है। अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन को प्राप्त कर शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार विक्काणु रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को मुक्त के रूप में बाहर निकालते हैं। इस तरह से उत्सर्जन पाठ का हम लोगों ने लघुतरीय प्रश्न किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और आप इसको पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें और एक बार फिर आप सभी को फ्रेंड डे की
हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।